हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने कई सारी सीरीज को लॉन्च किया है। उसी सीरीज के अंतर्गत ये हमारी बुक सीरीज है और बुक सीरीज में हम एम लक्ष्मीकांत के लिए इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमारे 6 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 7 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने पहले के लेक्चर में देखा था, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हमने काफ़ी डेप्थ में पढ़ा था। आज हमारा ये टॉपिक है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि आखिरकार प्रियम्बल का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्रियम्बल आपको हर एक बुक का सार होता है। कहने का मतलब कि उस बुक को जब आप पढ़ें तो उस बुक के अंतर्गत जो अलग अलग अध्याय हैं, उन अध्यायों में क्या बात कही गई है, उसका एक सार है प्रियम्बल। चाहे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो या फिर आप अपनी इंडियन पॉलिटी की बुक देख लें या किसी भी सब्जेक्ट की, जिसमें आप देखते हैं कि लिखने वाले ने उस बुक को पढ़ने से पहले आपको इस बुक के अंतर्गत कौन कौन से फीचर मिलेंगे, इन सारी बातों का उल्लेख कर देता है संक्षेप में। वही प्रियम्बल होती है। इसी तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान की कोई भी व्यक्ति पूरी पुस्तक ना पढ़ सके तो वो अगर प्रियम्बल पढ़ ले तो ये समझ जाएगा कि आखिरकार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कौन कौन से फीचर हम भारत के लोगों को दिए हैं। क्लियर? इसलिए प्रियम्बल का ओरिजिन हुआ। आपको पता है कि प्रियम्बल की जो सबसे पहली बात है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में मिलती है? वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलती है। सबसे पहले जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 में इम्प्लीमेंट हुआ, उसमें प्रियम्बल की बात की गई। ठीक, मैनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया फॉलोड दिस प्रैक्टिस, और कई सारे देश, यहाँ तक कि भारत भी, इस परंपरा को उसने अपनाया। आपको पता हो, N.A. पालकीवाला, एन इमिनेंट जूरिस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, कॉल्ड द प्रियम्बल एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप जानते हो कि जो N.K. पालकीवाला हैं, जो कि एक संविधान विशेषज्ञ थे, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा कि प्रियम्बल जो है वो संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र का मतलब कि अगर आप संविधान के बारे में जानकारी लेना चाहते हो संक्षेप में, तो आप केवल प्रियम्बल को पढ़ लो और पढ़ने के बाद आप समझ जाओगे कि वास्तव में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक, फिर आप देखोगे, इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 विच एडेड 3 न्यू वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। कहने का मतलब, हमारी प्रस्तावना में अमेंडमेंट किया गया, संविधान संशोधन किया गया, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने इसमें 3 नए वर्ड और ऐड किए, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्या इससे पहले भारत सेकुलर नहीं था? क्या इससे पहले भारत समाजवादी नहीं था? या इससे पहले भारत अखंड नहीं था? तो था, बट प्रियम्बल में उसका उल्लेख नहीं था, बल्कि कई सारे आर्टिकल्स के माध्यम से इस बात को शो किया गया। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हुई। फिर आप देखोगे कि जो हमारी प्रियम्बल है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। आपको मैं एक बात बताऊं, आप जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ें या आप अगर यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो आपको पूरी प्रियम्बल याद होनी चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी मीडियम में याद करिए, आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में याद करिए। तो एक बार हम पहले प्रियम्बल पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन प्री में पूछा जाता है, यहाँ तक कि आपसे कई बार इंटरव्यू का पैनल भी पूछ लेता है कि आप हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल सुनाएं। क्लियर? तो ये याद होना जरूरी है। तो आप देखिए इंग्लिश में क्या है, फिर मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them of all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 to her be adopt, enact and give to ourselves this Constitution. कहने का मतलब, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये मुझे याद है हिंदी में, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। ठीक, ऐसे ही आपको याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार की न्याय की बात की गई, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार की समानता की बात की गई, और कभी कभी यूपीएससी क्रम लगाने को पूछ देती है कि आप क्रम लगाइए, लोकतंत्रात्मक, गणराज, संप्रभुता, इनमें कौन पहले वर्ड आएगा, कौन बाद में वर्ड आएगा, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्लियर? उम्मीद है आप इसे याद कर लेंगे। फिर हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ द प्रीएम्बल। कहने का मतलब प्रस्तावना के वो तत्व कौन से हैं। जब भी हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें किन किन बातों की बात की जाती है, या प्रस्तावना को पढ़ने से हमें क्या पता चलता है। तो आप देखोगे जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो हमें 4 चीज़ें पता चलती हैं। कौन सी? पहली है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के संविधान का मुख्य स्रोत क्या है। तो आप जानते हो कि भारत के संविधान के अधिकार का मुख्य स्रोत कौन है, किसको सबसे ज़्यादा राइट प्राप्त है? वी द पीपल, हम भारत के लोगों को। सेकेंड चीज़ क्या है? नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, ये बताता है कि जो इंडियन स्टेट होगा वो कैसा होगा, सॉवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक पॉलिटी। कहने का मतलब भारत का जो देश है वो संप्रभु है, समाजवादी है, लोकतंत्रात्मक है और गणराज्य है। क्लियर? तीसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इस संविधान को बना रहे हैं तो इस संविधान के उद्देश्य क्या हैं, तो आप देखोगे ये संविधान जस्टिस प्रोवाइड करेगा, लिबर्टी देगा, इक्वलिटी देगा एंड फर्टिनिटी देगा। इन सारे पर्पस को ये फुलफिल करता है। क्लियर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान के मूल उद्देश्य क्या हैं, तो आप बताओगे न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। क्लियर? फिर है फोर्थ पार्ट, डेट ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये इस बात की भी जानकारी देता है कि हमने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया। तो आपको याद है नवंबर 26, 1949 में हमने संविधान को एडॉप्ट किया। क्लियर? इतनी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं कि कीवर्ड्स इन द प्रीएम्बल। वैसे तो हम इसके लिए एक इंडिपेंडेंट लेक्चर बनाएंगे कि सॉवरेन का क्या मतलब होता है, सोशलिस्ट का क्या मतलब, सेकुलर का क्या मतलब, डेमोक्रेटिक का क्या मतलब, क्योंकि ये अपने आप में लगभग 20 से 15 मिनट्स की डिमांड करते हैं। तो हम जब एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन एक एक वर्ड को काफ़ी डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। अभी बस हम आपको इसका बेस बता देंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो जैसे कि आपको पता है सॉवरेंटी है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। तो चलिए पहला है हमारा सॉवरेन। सॉवरेन का क्या मतलब होता है? जैसे कि आप देखोगे कि आपके घर में या तो आपके दादाजी सॉवरेन होंगे, या आपकी दादी सॉवरेन होंगी, या आपके पापा सॉवरेन होंगे, या आपकी मम्मी सॉवरेन होंगी, बट अभी आप इतने सॉवरेन नहीं होंगे। क्लियर? डिसीजन को लेके। तो सॉवरेन का मतलब ये होता है कि उनके ऊपर किसी भी व्यक्ति का डिसीजन इम्पोज ना हो, या वो किसी के भी डिसीजन को स्वच्छंद और स्वतंत्र रूप से मानने के लिए एप्लीकेबल हो। क्लियर? यानी कि द वर्ड सॉवरेन इम्प्लीज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। यानी कि संप्रभुता का मतलब है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जो हायरार्की है, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता वो किसी और की है। तो आपको पता है कि डोमिनियन स्टेट्स तो उसी समय ख़त्म हो गया था जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया। There is no authority above it and it is free to conduct its own affairs both internal and external। मतलब कि इसके ऊपर और कोई शक्ति नहीं है, यानी कि सबसे सुप्रीम पावर इंडिया ही है, कोई शक्ति नहीं है। और यह अपने न केवल इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल मामलों के लिए भी स्वच्छंद है। इस पे हम काफ़ी डिबेट करेंगे। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ये पूछ देती है क्या इंडिया आज भी सॉवरेन है,
या इंडिया किसी अलाइन में अगर शामिल हो जाता है तो कभी कभी लोग ये कह देते हैं कि इंडिया ने अपनी सॉवरेनिटी से कंप्रोमाइज़ किया। जैसे कि आपको पता हो, जब 1949 में इंडिया ने कॉमनवेल्थ नेशन को अडॉप्ट किया तो लोगों के मन में ये आया कि कहीं ना कहीं क्या इंडिया सॉवरेन नहीं है, बट ऐसा नहीं था। क्लियर? तो हम क्या ऐसा था, आप में से कोई व्यक्ति क्वेश्चन लिखे तो हम उस पर काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब है इवन बिफोर द टर्म वाज एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट इन 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन हैड अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समाजवाद, जैसा कि आपको पता है, समाजवाद और पूंजीवाद ये अलग अलग आइडियोलॉजी हैं। समाजवाद का मतलब ये होता है सभी को इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। पूंजीवाद का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति कंपटीशन में बच जाए वो कंपटीशन करे, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी पूंजीवाद में चलती है और इस पे ये होता है कि सबको इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। तो समाजवाद क्या होता है, पूंजीवाद क्या होता है, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज करेंगे तो वहाँ पे इन आइडियोलॉजी को काफ़ी डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी आप बस यहाँ पे बेसिक मतलब समझ लो कि समाजवाद का मतलब ये होता है कि सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड करना या सरकार के द्वारा लोगों की लाइफ में हस्तक्षेप करना और लोगों को जो आर्थिक संसाधन है, सामाजिक संसाधन है, उसमें इक्वल का भागीदार बनाना। क्लियर? तो आप देखोगे कि 1976 में जो 42 अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंतर्गत हमने समाजवादी शब्द को अपने संविधान में एडॉप्ट किया। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये पहले से ही विद्यमान थे। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं देखना है। फिर आप देखोगे नोटेबली द इंडिया ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कहने का मतलब भारत का जो सोशलिज्म है वो लोकतांत्रिक सोशलिज्म है, न कि साम्यवादी सोशलिज्म। साम्यवादी सोशलिज्म क्या होता है, ये मार्क्स की आइडियोलॉजी पे है। ये सारी चीज़ें हम वर्ल्ड हिस्ट्री में कंप्लीट करेंगे। क्लियर? फिर आप देखोगे इसी में कि इंडिया की जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की जब हम बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब ये होता है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी, उसमें पब्लिक व प्राइवेट सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट कर सकें। कहने का मतलब वहाँ पे निजी क्षेत्र का भी प्रभाव हो और वहाँ पे पब्लिक सेक्टर का भी प्रभाव हो, साथ में ही दोनों इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। इसी को कहा जाता है क्या, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट सेज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि उनका ये कहना है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का जो उद्देश्य है वो गरीबी को समाप्त करना, उपेक्षा को समाप्त करना, बीमारी व अवसर की समानता को इंश्योर करना। क्लियर? तो आपको जैसा पता है इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म। कहने का मतलब भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्स और गांधी के मिले हुए विचारों का एक समन्वय है। क्लियर? फिर आप देखोगे सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब होता है, कई बार आप कई पुस्तकों में देखोगे कहीं धर्मनिरपेक्ष वर्ड यूज किया जाता है तो कहीं पे पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है वो छोटा एक वर्ड है, पंथ निरपेक्ष जो वर्ड है वो काफ़ी ब्रॉड है। जैसे कि आपको पता है धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत तो हम 6 से 7 धर्मों के अंतर्गत ही भेदभाव नहीं करेंगे, बट आपको ये भी पता है कि एक ही धर्म के अंतर्गत कई सारे पंथ होते हैं और उन पंथों में कई सारे संप्रदाय होते हैं। इसलिए न केवल धर्मनिरपेक्ष हो बल्कि पंथ निरपेक्ष हो। ऐसा ना हो कि हम कबीर पंथी को प्रमोट करें, हम नाथ पंथी को प्रमोट ना करें, हम लिंगायतों के प्रति भेदभाव करें, हम कहते हैं जो राम के अनुयायी हैं उनके खिलाफ उनको प्रमोट करें, हम क्या कहते हैं कृष्ण के अनुयायियों को प्रमोट करें, चैतन्य के अनुयायियों को बुरा भला कहें। तो कहने का मतलब इस प्रकार का भेदभाव ना हो, न केवल धर्म में बल्कि पंथों में। इसीलिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंथ निरपेक्ष वर्ड देखते हो। वैसे तो धर्मनिरपेक्ष लोग कहते हैं, लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेयर एक्ट है वहाँ पे आपको पंथ निरपेक्ष वर्ड मिलेगा। ठीक है, जो ओरिजिनल है, मार्केट वाला नहीं। फिर आप देखोगे द टर्म सेकुलर टू वाज एडेड बाय 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ऑलरेडी हमने इसे पढ़ लिया। फिर आप देखोगे कि जो इंडिया का सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। मैंने ऑलरेडी इसको शुरू में बताया भी था कि इंडिया के सेकुलरिज्म धर्म के प्रति, अगर धर्म कोई बुरा काम करता है तो उसमें वो हस्तक्षेप कर देता है, बट
वेस्टर्न में क्या है कि दोनों सेपरेट हैं, चर्च अपना काम करता है, स्टेट अपना काम करता है। क्लियर। फिर आप देखोगे डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है? अ डेमोक्रेटिक पॉलिटी एज स्टिपुलेटेड इन द प्रीएम्बल इज बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। कहने का मतलब कि संविधान की प्रस्तावना में जिस लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की बात की गई है उसमें संप्रभुता के सिद्धांत की बात की गई, और जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों को मिली है। क्लियर। या कह सकते हो कि लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है वो लोगों के पास होती है। डेमोक्रेसी इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आप डेमोक्रेसी में भी देखोगे दो प्रकार होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कौन से फीचर होते हैं, क्योंकि हमें अप्रत्यक्ष के तो पता है बट प्रत्यक्ष के नहीं पता होते। तो कई बार यूपीएससी आपको दे देती है क्या रेफरेंडम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के फीचर हैं, तो नहीं। इनिशिएटिव क्या इनडायरेक्ट का है, तो नहीं। रिकॉल नहीं। प्लेब्लिसाइट नहीं। तो आपको पता हो कि चाहे परिप्रेक्षा हो, चाहे पहल हो, चाहे वापस बुलाने की बात हो, या फिर आप क्या जनमत संग्रह की बात हो, ये सब के सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के चार औजार हैं, ना कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्लियर। फिर आप वहीं देखोगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन अदर हैंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉ। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोगों द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं वो संसद में जाते हैं, कानून बनाते हैं और सरकार को चलाते हैं। दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज ऑफ टू काइंड्स, वन पार्लियामेंट्री एंड सेकेंड प्रेसिडेंशियल। और डेमोक्रेटी जो होती है ना, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम और एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे ब्रिटेन और इंडिया में है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो अमेरिका में है। क्लियर। आप देखोगे वहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है बट इंडिया में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक। फिर आप देखोगे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अंडर विच द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑल पॉलिसीज एंड एक्शन। इस लाइन पे यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं प्रीलिम में। आप बैक ईयर का पेपर उठा के देखिए कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, भारतीय संसदीय प्रणाली का मुख्य फीचर क्या है। तो आपको पता हो कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है उसका मुख्य फीचर ये है कि कार्यकारिणी या कह सकते हो कार्यपालिका अपनी सभी पॉलिसी के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। अब आपके मन में आया होगा विधायिका का क्या मतलब। विधायिका का मतलब ये होता है लोकसभा और राज्यसभा। कार्यपालिका का मतलब होता है कैबिनेट। क्लियर, मोटे तौर पर अगर आप ये समझना चाहें। फिर आप देखेंगे कि अगला क्या है, द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रीएम्बल इन द ब्रॉडर सेंस एम्ब्रेसिंग नॉट ओनली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बट आल्सो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। कहने का मतलब जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शब्द प्रस्तावना में उपयोग में लाया गया उसका उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात करना नहीं है, ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी बात करता है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करता है। अब आपको याद हो कि यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2017 के पेपर में, क्या आर्थिक लोकतंत्र है या आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई प्रीएम्बल में। तो आपको पता है प्रीएम्बल में आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई, और आप जब ये इस ऑप्शन को देखेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर। फिर आप देखेंगे रिपब्लिक। रिपब्लिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि रिपब्लिक का क्या मतलब होता है और मोनार्की का क्या मतलब होता है। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि जो स्टेट का हेड होता है उसे इलेक्ट किया जाता है, ना कि वो किसी वंश से रिलेटेड होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या है, मोनार्की सिस्टम है, तो वहाँ पे राजा होता है। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया। फिर आप देखोगे जस्टिस। जस्टिस का क्या मतलब, द टर्म जस्टिस इन द प्रीएम्बल एम्ब्रेसेस 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या 4 प्रकार के न्यायों की बात की गई, तो नहीं। भारत संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जस्टिस की बात की गई। कौन कौन से, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई। क्लियर, जो कि डीपीएसपी में भी और फंडामेंटल राइट्स में भी दर्शाए गए। अब आपको ये पता हो कि सोशल जस्टिस का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब होता है और पॉलिटिकल जस्टिस का क्या मतलब होता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है
कि सभी नागरिकों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ प्रतिनिधि ही भारत की सरकार का निर्माण करें या कुछ प्रतिनिधि ही भारतीय राजनीति में पार्टिसिपेट करें। कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम इंसान, गरीब से गरीब, अंतिम से अंतिम जन भी इंडियन पॉलिटी में पार्टिसिपेट कर सकता है बिना किसी भेदभाव के। साथ ही इकोनॉमिक जस्टिस में क्या है, डिनोट्स द नॉट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ इस बात के लिए भेदभाव नहीं किया जा सकता कि उसके पास पैसा नहीं है या वो इकोनॉमिक रूप से गरीब है। समझ गए? चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो या देश का एक आम आदमी हो, सब के सब उस जगह पर इक्वल हैं। ठीक। फिर आप देखोगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो ऑन। कहने का मतलब सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि सभी नागरिक, चाहे वो जाति उनकी कुछ भी हो, कलर उनका कुछ भी हो, रेस उनकी कुछ भी हो, रिलीजन उनका कुछ भी हो, सेक्स उनका कुछ भी हो, उनके साथ समाज किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आपको पता हो कि जब हम औपनिवेशिक दास्तां में जी रहे थे तो वहाँ पे एक वर्ड यूज किया जाता था कि डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी कि भारतीय और कुत्तों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। तो आप सोच सकते हो कितना भेदभाव किया जाता था। यहाँ तक कि अभी लास्ट ईयर आपने कोविड-19 के समय आपने देखा होगा, अमेरिका में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें वहाँ के एक पुलिस अफसर ने एक ब्लैक पर्सन के ऊपर उसके गले में पैर रखा और उसको मार भी दिया। तो कई सारे वहाँ पे विरोध हुए कलर को लेकर। तो आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हो, बट हमारे इंडिया में ये चीज़ें नहीं हैं। लिबर्टी। लिबर्टी का क्या मतलब? द टर्म लिबर्टी मीन्स द absence ऑफ restraints ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। लिबर्टी का मतलब ये होता है स्वतंत्रता। यानी कि हर एक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो बिना किसी भी प्रकार की डिस्टरबेंस किए या भारत की एकता व अखंडता को बाधित किए अपनी बात कह सकता है। जैसे कि आप करंट सिचुएशन में देखो, चाहे एनआरसी को लेकर इशू हो, चाहे सीए को लेकर इशू हो, या फिर किसान मूवमेंट्स हो, या फिर कई सारी जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स होती हैं, आप उनको इंडिया में कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट रोक नहीं सकती तब तक जब तक कि आप इंडिया की इंटीग्रिटी को बाधित न कर रहे हो। क्लियर? तो ये स्वतंत्रता हमारे यहाँ है। आर्टिकल 19 आप पढ़ते ही हो, उसमें कई प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। हाँ, मैं ये बताना चाहता था, जो हमारे यहाँ जस्टिस है ना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इनको रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होकर लिया गया था। बस आपको ये याद रखना है। फिर आप देखोगे आगे इक्वलिटी। इक्वलिटी का क्या मतलब है? The term equality means the absence of special privileges to any section of the society and the provision of adequate opportunity for all individual without any discrimination। यूपीएससी ने एक बार प्रीलिम में ये क्वेश्चन पूछा कि इक्वलिटी का क्या मतलब। तो इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि समाज के किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार न होना। कहने का मतलब विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति ही इक्वलिटी की एक प्रमुख शर्त है। किसी भी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं है, चाहे आप हो, हम हो या देश के प्राइम मिनिस्टर हो, सब के सब कानून के अंतर्गत शासित होते हैं। समझ गए? फिर आप देखोगे द फॉलोइंग प्रोविजन टू द अदर चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स इंश्योर सिविक इक्वालिटी। आप देखोगे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत हमने कई सारी इक्वलिटी की बात की है। तो वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ हो, या प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन की बात हो, या इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो। कहने का मतलब कई सारी हमने इक्वलिटी को इंश्योर किया है। फिर हमारा है फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब होता है मीन्स अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। कहने का मतलब एक भाईचारे की भावना। आपको पता हो कि वैसे भी हमारे वेदों पुराणों में वसुधैव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो वही है फर्टिनिटी, बंधुत्व, कि हम जितने भी सभी लोग हैं, भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजियस का हो, चाहे किसी भी लिंग्विस्टिक का हो, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, या किसी भी सेक्शंस का हो, जितनी भी विविधता है वो सब के सब एकता के सूत्र में बंधे हैं। इसीलिए आप देखोगे भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे प्रोग्राम को इनेक्ट किया है। क्लियर? किस लिए? क्योंकि हम सब के अंदर एक बंधुत्व की भावना बढ़ सके। आप में से हो सकता है कुछ लोग असम से इस वीडियो को देख रहे हो, कोई बिहार का हो, कोई उत्तर प्रदेश का हो, कोई राजस्थान का हो,
कोई हिमाचल का हो, कोई उत्तराखंड का, कोई साउथ इंडिया का। कहने का मतलब ये हमारे यहाँ की डाइवर्सिटी ही है कि हम सब इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम सब यूनाइट हैं। क्लियर? आपने सुना होगा कि ये गुलदस्ता ऐसा है कि जहाँ पे अलग अलग बाग के कई सारे फूल एक साथ मिलकर एक गुलदस्ता बनाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है। फिर आपके मन में आया होगा कि आखिरकार इस प्रियम्बल का मतलब क्या है। तो आप देखोगे इस प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस क्या है। कई सारे लोग ये कहते हैं कि प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस है द प्रियम्बल एम्बॉडीज ऑफ बेसिक फिलॉसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज़ पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस। कहने का मतलब प्रस्तावना में उन आधारभूत दर्शन, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख है जो हमारे संविधान के आधार हैं। कहने का मतलब हमारा संविधान का जो बेस है उन सब के बारे में इसमें बात की गई है। क्लियर? फिर आप देखोगे इट कंटेन्स द ग्रांट्स एंड नोबल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एंड रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम एंड एस्पायरेंस ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि हमारे फाउंडिंग फादर्स का जो स्वप्न है या जो उन्होंने दूरदर्शिता में देखा कि हमारा संविधान कैसा हो या कैसा बनाए, उन सब की झलक देखने को मिलती है। इन द वर्ड्स ऑफ सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, a member of the Constitutional Assembly who played a significant role in the making Constitution, the preamble to our Constitution expressed what we had thought or dreamed so long। आप देखोगे कि संविधान सभा के एक सदस्य सर अल्लाद स्वामी कृष्ण अय्यर ने प्रस्तावना की प्रासंगिकता को लेकर क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है ना, वो हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। क्लियर? फिर आप आगे देखोगे के.एम. मुंशी, अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, द प्रियम्बल इज होरोस्कोप ऑफ आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। के.एम. मुंशी ने कहा कि जो प्रस्तावना है ना, ये हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। कहने का मतलब जो भविष्य में आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन सब को फेस करने के लिए इतनी कैपेबल है हमारी प्रियम्बल या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? ऐसे कई सारे लोगों ने अलग अलग बात कही, बट आपको याद ऊपर के दो रखने हैं और तीसरा एक और याद रखना है, क्योंकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों होते हैं अभी मैं बताऊंगा। एम हिदायतुल्लाह, अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ ऑब्जर्व्ड प्रियम्बल रिसेम्बल्स द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बट इट इज़ मोर देन अ डिक्लेरेशन, इट इज़ द सोल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता हो कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, उन्होंने ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से अधिक है। और आपको पता हो कि हमारी प्रस्तावना जो है वो संविधान की आत्मा है। कई बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि संविधान की आत्मा क्या है, प्रियम्बल है या संवैधानिक उपचार हैं, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने क्या संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है या फिर उन्होंने संवैधानिक उपचारों को। तो आपको पता हो कि उन्होंने तो संवैधानिक उपचारों को कहा, बट मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने किसको कहा, प्रस्तावना को। क्लियर? फिर आप देखोगे कई बार ये डिबेट चलती है, क्या जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू था। तो आपको पता हो बेरूबरी के यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। क्लियर? बट केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और उसके बाद कई सारे ऐसे केस आए, चाहे वो LIC ऑफ इंडिया केस हो, उसमें भी कहा कि प्रियम्बल इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर? और उन्होंने ये भी कहा लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रियम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। यानी कि संविधान के अन्य भागों की तरह जो प्रस्तावना है उसको भी बनाया गया, परंतु जब सारे भाग बन गए, समझ गए, जब सारे भाग बन गए उसके बाद ही प्रियम्बल को इनेक्ट किया गया। आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि क्या प्रियम्बल विधायिका की शक्ति का स्रोत है, या प्रियम्बल में जो बातें हैं उनके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं। तो कई बार यूपीएससी के शब्दावलियों में क्वेश्चन आया है। तो आप देखिए, हाउ एवर टू थिंग्स शुड बी नोटेड। दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहली, द प्रियम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर नॉर अ प्रोविजन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। कहने का मतलब प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है।
यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रियम्बल विधायिका की शक्तियों के ऊपर निर्बंधन लगाता है। प्रतिबंध उसने वर्ड यूज नहीं किया, निर्बंधन यूज किया। तो निर्बंधन का मतलब ही होता है कि उस पर प्रतिबंध लगाना। ठीक, तो आपको पता है कि नहीं। फिर है इट इज़ नॉन जस्टिसेबल। कहने का मतलब क्या ये न्यायोचित है, जैसे कि फंडामेंटल राइट। तो ये न्यायोचित नहीं है, ये बिल्कुल डीपीएसपी की तरह है। दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। इनको किसी भी कानून के जरिए चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती। क्लियर। लास्ट में एक डिबेटेबल इशू ये है, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो कितनी अच्छी बात है, आपको पता है कि 42 अमेंडमेंट के जरिए तो हमने ऑलरेडी प्रस्तावना में 3 नए वर्ड्स को ऐड किया था। तो इससे तो समझ में आ सकता है कि हाँ, प्रियम्बल को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। क्लियर। तो ये बात कब कही गई, ये केशवानंद भारती केस में कहा गया कि आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का पार्ट है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, वो ये कि जब भी आप प्रियम्बल को अमेंड करोगे तो वो 368 के आर्टिकल के अंतर्गत होगी। और साथ ही ये भी याद रखना कि इसका जो बेसिक फीचर है वो डाइल्यूट ना हो। बेसिक फीचर डाइल्यूट ना हो का मतलब क्या होता है, जैसे प्रियम्बल जब आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा है ना, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। अब आप अगर उससे लोकतांत्रिक वर्ड हटा दो, गणराज्य वर्ड हटा दो, तो इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएगी। समझ गए। तो आपको सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए रिव्यू करके आपके इस एक्ट को इनवैलिड करार कर देगा। तो आप ये याद रखिए कि प्रियम्बल को क्या संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो हाँ, किया जा सकता है, बशर्ते उसका बेसिक स्ट्रक्चर डाइल्यूट ना हो। अब आपके मन में आ गया बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। तो नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स के द्वारा बताती है। और आपको ये भी पता हो कि यूपीएससी ने 2020 के प्रीलिम में बेसिक स्ट्रक्चर पे यही क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई है। और अगर आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसा कि आपको पता है 42 अमेंडमेंट के जरिए हमने 3 वर्ड को ऐड किया, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। आप एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि प्रस्तावना को अभी तक 3 बार से ज़्यादा संशोधित किया जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि नहीं, प्रस्तावना तो अभी केवल 1 बार ही संशोधित हुई है। ठीक, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।